नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट। और मैं हूं एक्सपर्ट स्पीकर। क्षेत्र और देश की वर्तमान घटनाओं पर इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। जी, आज हम पिछले 2 हफ्तों की जो भी प्रमुख घटना है उन पर एक नजर डालेंगे। और देखेंगे कि उनका स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज की ये चर्चा प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। और स्टाइलो न्यूज, जो एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है, उसके द्वारा तैयार की गई है। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले हम अपने नए प्रारूप के बारे में कुछ बताना चाहते थे। बिल्कुल। हमारे कार्यक्रम का नाम अब स्टाइलो न्यूज इंटेल अपडेट है। हमें लगा कि यह नाम उस जानकारी को बेहतर ढंग से दर्शाता है जो हम यहाँ पेश करते हैं। और हमने इसका प्रसारण समय भी बदल दिया है ताकि आप काम पर जाते समय इसे सुन सके और दिन भर की खबरों के लिए एक तरह से तैयार रहें। अच्छा, संक्षेप में स्टाइलो न्यूज के बारे में भी बता देते हैं। हाँ, जरूर। ये स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है, जिसे सरकार, सेना और व्यापार जैसे बड़े उद्यमों के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे श्रोताओं को एक ऐसे टूल तक पहुंच मिलती है जो वैश्विक निर्णयकर्ताओं की सहायता के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। तो चलिए इस पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हम पिछले 2 सप्ताह की घटनाओं के मुख्य पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और जो प्रमुख निर्णयकर्ता हैं और उनके दृष्टिकोण क्या हैं, उनकी पहचान करेंगे। और उन स्रोतों पर भी बात करेंगे जो विभिन्न कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं। और हाँ, उन संभावित घटनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे जिन पर मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में नजर रखनी चाहिए। चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बैठक से जो हाल ही में हुई। फ्लोरिडा वाली बैठक। हाँ, 29 दिसंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। कागज पर तो इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के एक नए युग की नींव रखना था। लेकिन असल में क्या हुआ? देखिए, बैठक के जो मुख्य मुद्दे थे वो थे गाजा में युद्ध विराम, हमास का निरस्त्रीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा। हाँ, क्षेत्रीय सुरक्षा और पुनर्निर्माण के प्रयास। और एक बड़ा नतीजा ये निकला कि अमेरिका और इजरायल ने हमास को निरस्त्र करने के लिए 2 महीने की समय सीमा पर सहमति जताई। 2 महीने मतलब फरवरी 2026 के अंत तक। जी हाँ। और इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी एक 20 सूत्री शांति योजना को अपना लिया है। अच्छा, और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों को भी अधिकृत किया गया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? हाँ, दोनों नेताओं के दृष्टिकोण में कुछ भिन्नताएं भी दिखाई देती हैं। बिल्कुल दिखाई देती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं, वो एक व्यापक शांति और आर्थिक स्थिरता की विरासत बनाना चाहते हैं अपने कार्यकाल के अंत में। जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ध्यान हमास और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को खत्म करने पर ज्यादा है। और ईरान के खतरे का मुकाबला करने पे। जी, और रिपोर्ट तो ये भी बताती हैं कि नेतन्याहू शांति वार्ता में आगे बढ़ने से पहले अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। मतलब गाजा में एक और सैन्य अभियान। हाँ, और उसके लिए वो अमेरिका का समर्थन चाहते हैं। तो इस कूटनीति के बीच जमीनी हकीकत तो काफी जटिल बनी हुई है। बहुत ज्यादा। अक्टूबर 2025 से एक क्या कहते हैं नाजुक युद्ध विराम लागू है, लेकिन उसका लगातार उल्लंघन हो रहा है। इजरायली सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य अभियान जारी रखे हुए है। और वहीं दूसरी तरफ हमास ने निरस्त्रीकरण की मांगों को तो खारिज कर ही दिया है और कथित तौर पर वो अपने सैन्य बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण भी कर रहा है। और हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों पर एक दस्तावेज भी जारी किया है जिसमें उन्होंने अत्याचारों से इनकार किया है। हाँ, एक विस्तृत दस्तावेज जारी किया है और एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। तो जमीन पर हालात बहुत ही तनावपूर्ण है। बिल्कुल। और इस सब के बीच में जो मानवीय पहलू है वो बहुत ही गंभीर है। गाजा में हजारों लोग ठंड के मौसम में अस्थायी नायलॉन टेंटों में रह रहे हैं। हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। यरमोक शिविर में खाना बनाते समय एक टेंट में आग लग गई और उसमें एक दादी और उनके 5 वर्षीय पोते की मृत्यु हो गई। जी, सहायता सामग्री की बहुत कमी है और रफा क्रॉसिंग भी बंद बनी हुई है। अभिनेत्री एंजेलिना जोली की यात्रा ने भी इस मानवीय संकट की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। हाँ, किया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे परिदृश्य में क्षेत्रीय शक्तियां क्या भूमिका निभा रही हैं? जैसे कि कतर। हाँ, कतर। रिपोर्टों से पता चलता है कि कतर हमास को राजनीतिक, वित्तीय और वैचारिक समर्थन दे रहा है। और इसने इजराइल में कतर गेट नाम के एक राजनीतिक घोटाले को भी जन्म दिया है। बिल्कुल, जिसमें नेतन्याहू के सहयोगियों पर कतर से धन प्राप्त करने का आरोप है।
तो ये तो बहुत ही गंभीर आरोप हैं। जी हाँ, और तुर्की का प्रभाव भी बढ़ रहा है, ऐसा लगता है। बढ़ रहा है। वो हमास पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और गाजा में एक सैन्य उपस्थिति चाहता है जिसका इजराइल विरोध करता है। और इसी वजह से अमेरिका तुर्की को F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री पर पुनर्विचार कर रहा है। जी, और इन सब के अलावा चीन भी है। चीन कैसे? चीन भी ईरान के माध्यम से हमास का समर्थन करके और खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करके इस संघर्ष का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये मामला अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। तो इस बीच इजराइल की अपनी सुरक्षा रणनीति में भी एक बड़ा बदलाव आया है। बहुत बड़ा। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इजराइल ने ईरान, हमास और हिजबुल्लाह जैसे खतरों के खिलाफ निवारक हमलों पर ध्यान केंद्रित किया है। मतलब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। हाँ, बिल्कुल। 2025 में ईरानी सैन्य और राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ जो लक्षित हत्याएं हुई थीं, वो इसी का हिस्सा थीं। और इससे तनाव और बढ़ गया है। जी, और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दी है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी है? मिली-जुली है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र शांति योजना का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान ने शांति सेना में शामिल होने की पेशकश की है, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त? कि हमास का निरस्त्रीकरण उसके जनादेश का हिस्सा ना हो। अच्छा। वहीं जर्मनी ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है। और 14 देशों ने वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार की निंदा की है। जी, तो आप देख सकते हैं कि दुनिया इस मुद्दे पर कितनी बटी हुई है। और ये मतभेद मीडिया में भी साफ दिखाई देते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। विभिन्न समाचार स्रोतों में भी अलग अलग दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। जैसे मिस्र का अल दस्तूर इसे एक उम्मीद की किरण के रूप में देखता है, जबकि लेवरॉक वेल जैसी वैकल्पिक मीडिया, हाँ, वो इसे दूसरे नकबा की चेतावनी देती है। ये नकबा शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत मायने रखता है। क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा समझा सकते हैं? जरूर। नकबा, जिसका अरबी में मतलब होता है तबाही, ये शब्द 1948 में इजराइल के बनने के दौरान लाखों फिलिस्तीनियों के विस्थापन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। तो जब कोई दूसरे नकबा की चेतावनी देता है तो वो असल में ये डर जाहिर कर रहा है कि कहीं इतिहास फिर से न दोहराया जाए। ये तो बहुत गंभीर चेतावनी है। जी हाँ। तो आगे क्या हो सकता है? कई घटनाक्रम हैं जिन पर नजर रखनी होगी। मेरे हिसाब से 4 मुख्य चीजें हैं। सबसे पहली, फरवरी 2026 के अंत तक हमास के निरस्तीकरण की समय सीमा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती, क्या वो हो पाएगी? यही सवाल है। तीसरा, आने वाले इजरायली चुनाव और ईरान की परमाणु गतिविधियों की निरंतर निगरानी। और चौथा, प्रोजेक्ट सनराइज। हाँ, प्रोजेक्ट सनराइज, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $112.1 बिलियन की अमेरिकी नेतृत्व वाली महत्वाकांक्षी योजना। ये सुनने में तो लगभग अविश्वसनीय लगता है, खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए। बिल्कुल, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की दिशा तय करेगा। तो आज की ये गहरी और अहम चर्चा स्टाइलो न्यूज द्वारा संभव हुई है। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिससे आप सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शही की जानकारी प्राप्त करने के लिए डाउनलोड और अनुकूलित कर सकते हैं। AI संचालित ऑन डिमांड समाचारों के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। यदि आप भविष्य में किसी विशेष विषय पर चर्चा चाहते हैं तो हमें बताएं। और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें।